फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के सामने खड़ी की गई रुकावट के 3 नए वीडियो सामने आए हैं और ये तीनों वीडियो आप बड़े गौर से देखिएगा। ये तीनों वीडियो उस लापरवाही के या फिर साजिश के बड़े सबूत हैं जो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बरती गई थी। हर वीडियो ये चीख चीख कर कह रहा है कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री इतने बड़े वीवीआईपी के यात्रा में, उनके रूट पर इतनी बड़ी रुकावट आखिर आई कैसे? क्लियरेंस और इमरजेंसी रास्तों की तैयारियां बेहद कमजोर क्यों थी? पांच जनवरी को फिरोजपुर में क्या हुआ? पीएम की सुरक्षा में चूक का सबसे नजदीकी वीडियो। एक तरफ पीएम का काफिला, दूसरी तरफ सैकड़ों प्रदर्शनकारी। 3 वीडियो से खुला लापरवाही का कच्चा चिट्ठा। पहला वीडियो, जब रुक गया पीएम का काफिला। पुल पर खड़े पीएम के काफिले और हैरान परेशान एसपीजी की टीम की तस्वीरें पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन ये वीडियो बेहद नजदीक से सारे घटनाक्रम को दिखा रहा है। गाड़ी की साइड विंडो से पीएम मोदी अंदर बैठे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पीएम की गाड़ी के आगे काफिले की ही एक गाड़ी को सड़क पर टेढ़ा करके ढाल जैसे अड़ा दिया गया है, ताकि पीएम की गाड़ी तक कुछ भी पहुंचने से पहले वो इस गाड़ी से टकराए। इसी वीडियो को और आगे देखेंगे तो पीएम की एसपीजी टीम की बेचैनी साफ देखी जा सकती है। 2 सुरक्षाकर्मी पीएम की कार के दाहिने, 2 सुरक्षाकर्मी बाएं, एक कार के ठीक सामने मोर्चा लेकर तैनात हो गए हैं। इनमें से 2 के हाथों में हथियार साफ दिख रहे हैं, जबकि बाकी के जवान छिपे हुए हथियारों के साथ पूरी तरह अलर्ट खड़े हैं। एसपीजी का एक सदस्य रेडियो पर लगातार संदेश दे रहा है। कम से कम एक सुरक्षाकर्मी कार के अंदर भी मौजूद है। अंदर बैठे पीएम मोदी ये सारी चहलकदमी देख रहे हैं। वो रेडियो पर बात करने वाले जवान को इशारे से अंदर बुलाते हैं और वो पीछे की सीट का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, पीएम से कुछ बात करता है और फिर बाहर आ जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में तनाव साफ झलक रहा है। दूसरा वीडियो, जाम के बीच एसपीजी जवान। दूसरा वीडियो उस वक्त का है जब पीएम की कार को रुके हुए करीब 5 से 7 मिनट बीत चुके थे। सुरक्षा कर्मियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लिहाजा कार के सामने बंदूक लेकर खड़े एसपीजी जवान ने आगे बढ़ने का फैसला किया। हालात परखने के लिए जवान कुछ आगे वहां तक गया जहां गाड़ियों ने जाम लगाया हुआ था। प्रदर्शनकारियों के अलावा यहां पर पीएम की रैली में जाने के लिए बीजेपी समर्थकों की गाड़ियां भी फंसी हुई थी। इसके अलावा पंजाब पुलिस के कई वाहन भी यहीं पर रुके हुए थे। तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि पीएम के काफिले की थोड़ी दूरी पर ही वाहनों का कितना बड़ा जमावड़ा पुल के दोनों तरफ लग गया था। तीसरा वीडियो, प्रदर्शनकारियों के आगे बेबस पुलिस। तीसरा वीडियो ठीक उसी जगह का है जहां पंजाब पुलिस की टीम प्रदर्शनकारियों के आगे हाथ जोड़ रही है। बीच सड़क पर गाड़ियां फंसाकर जमा हुए प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं थे और पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। Punjabis have lost their lives to protect it. Every Punjabi worker of the Congress party will fight till their last breath to protect our nation. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ नेशनल मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के
कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। देयरफॉर टू से कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात यह भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है। दूसरी बात मैं ये सबको साफ कर दूं, और ये बहुत अहम है, कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही। हमारा किसान साल 1.5 साल दिल्ली की ब्रूहों पे अपने हक मांगने के लिए खड़ा रहा। उसे ना तो एमएसपी की बढ़त मिली, आपने उसे कहा था कि इनकम को डबल कर दिए। वो इनकम डबल तो क्या करनी थी, जो उसके पल्ले था आपने वो भी छीन लिया। और वहां आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया, और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा, आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए यह कह देना कि आपकी जान को खतरा है, यह पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है, यह सफल नहीं होगा। उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है, ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं
कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं, गंद पाउण आए, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से यूपी और ऐसे कई और स्टेट्स। मैं आपको यह बता दूं कि जहां जहां भी बीजेपी ये स्वांग रचाती है, वहां राजनीति मुद्दा विहीन हो जाती है। अगर आप देखेंगे पंजाब के मुद्दे किथे गए, 4 दिनों का किने पंजाब के मुद्दे की गल की है भाई, किने इत्थे अनएम्पलॉयमेंट की गल की है, किसानी की गल की है, या पंजाब की आने वाली पीढ़ी ਉਹਦੇ बारे गल की है। बस एक रट्टा जा ला के सिक्योरिटी का ते ओह जिहे तोते रखे हुए 2-3, सब तो वड्डा तोता तो साडा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पिंजरे च बंद, खंभा नूं भी गुट्टी ला रखी है, ਉਹਨੂੰ थोड़ी जी चूरी पैंदी है, दिल्लियों ऐ टन देने, वो कहता सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। यह जे कई तोते रख रखे, उन्होंने कदे पंजाब दे मुद्दों की गल की है, पंजाब दे मसले सुलझाने की गल की है। मैनू कोई जवाब दे दे इस गल का, कोई जवाब दे दे मैनू इस गल का कि भाई 70,000 कुर्सी दे उत्ते 500 बंदे बैठना एक की दर्शाता है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर। इन्हां दी फूक निकल गई है, इन्हां दा पर्दा फाश हो गया, सारी दुनिया नूं पता लग गया। हुण ते जिहड़ा ये माहौल जिहा बनाउंदे सी ना जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, पोलिटिकल बंदियां नूं पता लग गया भी मौत दे खूह च छाल मार देंगे, इन्हां वल ना जाइए। इट इज वेरी क्लियर दैट दे हैव नो सपोर्ट व्हाटसएवर in this state which is bred on पंजाबियत। मैं होर बहुत गल्लां करनियां ने, लेकिन उस तो पहला मैं अलका जी नाल तुसी अपनी गल रखो, मैं फिर होर गल्लां कर। कांग्रेस का देखो जी बिल्कुल साफ साफ कहना हैगा कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक या पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश। आज भाजपा के सांसद प्रधानमंत्री पंजाब का अपमान कर रहे हैं, यह दावा है नवजोत सिंह सिद्धू का। पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हैं। दावा यह कि पंजाब में प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा नहीं था, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर ये ड्रामा हो रहा है, और बार बार जो ये बात की जा रही है सिक्योरिटी की, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह केवल अनर्गल बातें कर रहे हैं, इस तरह का दावा है नवजोत सिंह सिद्धू का। भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने न सिर्फ पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बल्कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए। कांग्रेस ने दूसरी तरफ यह पूछा है कि आखिर संकट है कहां प्रधानमंत्री को। वो दीर्घायु हो, लगातार देश का नेतृत्व करें, दुनिया को दिशा दिखाएं। और आज हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि दें
कि वो ऐसी हरकत ना करें जो देश की सुरक्षा के लिए संकट बन जाए। प्रधानमंत्री है। खिलवाड़ उनकी जिंदगी के साथ तो हुआ है, देश की सुरक्षा के साथ भी हुआ है। ये सब करने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? प्रधानमंत्री स्वस्थ हैं, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, लेकिन यह सब करने की आवश्यकता तब आ पड़ती है जब कोई संकट हो। कोई संकट नहीं है प्रधानमंत्री पर, फिर ये सब करना मतलब राजनीतिकरण करना। खैर, जितनी पूजा पाठ करें भारतीय जनता पार्टी वाले उतना कम है। जो पिछले 7.5 सालों में इन्होंने हर वर्ग को सताया है, पूजा पाठ कर लें तो शायद देश का तो छोड़िए, इनका कुछ कल्याण हो। कोविड का प्रहार, डेली केस अब 1 लाख के पार। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तमाम राज्यों में अब चिंता ये सबको सता रही है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। 24 घंटे के भीतर ही देश में कोविड के जो डेली केस लोड है वो 28% से ज्यादा बढ़ गया है। इसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। राजधानी दिल्ली में संक्रमण को रोकने के लिए आज रात यानी शुक्रवार रात से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है, जो सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। ये हैरान करने वाली तस्वीर दिल्ली मेट्रो की है। मेट्रो में भीड़ साफ नजर आ रही है। सारी सीटें फुल हैं। लोग खड़े होकर भी यात्रा कर रहे हैं। कोविड के केस बढ़ने के बाद दिल्ली मेट्रो ने ऐलान किया था कि खड़े होकर यात्रा करने की किसी को इजाजत नहीं होगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई मार्शल भी नहीं दिख रहा। तस्वीरें देखिए, ट्रेन स्टेशन पर रुकी और कुछ नए मुसाफिर सवार हो गए, यानी किसी को कोई मनाही नहीं है। कि कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 100% कैपेसिटी जो है वो सीटिंग की जाए, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो या फिर डीटीसी बसें। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली मेट्रो में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो डीडीएमए के रूल्स हैं उनको किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। सुबह का वक्त है और राजीव चौक से मंडी हाउस का ये सफ़र आप देख सकते हैं कि मेट्रो के अंदर खचाखच भीड़ जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। जो कोविड नियम है जिसमें 2 गज की दूरी का पालन करना ज़रूरी है, वो पालन होता है वो मेट्रो के अंदर फिलहाल जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। मेट्रो के बंद डिब्बों में इस तरह का सफर कोविड संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है। ये बात इस कोच में सवार लोगों को भी पता है, लेकिन इन मुसाफिरों की माने तो उनके पास जान जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बेसिकली क्राउड इतना है, आपको पता है कि जिस तरीके से पेंडेमिक चल रहा है तो इतना कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाता है। तो क्राउड की वजह से एक तो ये होता है कि प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से क्राउड देखा प्रिकॉशंस तो कहीं पे भी नहीं है। अब ये है ऑफिस है, अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो फिर फाइनेंशियली सब चीज़ें कैसे बंदा अपना सॉर्ट आउट कर पाएगा। सो दैट्स वाई वी आर वर्किंग, जहाँ हम जाते हैं तो इसलिए क्राउड है तो जाना पड़ता है, मजबूरी है तो ठीक है। दिल्ली में ऐसे हालात तब हैं जब कोरोना के डेली केस 15,000 के पार हैं। इस वजह से आज रात से दिल्ली पर पाबंदी की नई मार पड़ने वाली है। जी हां, आज रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगने वाला है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज रात 10 बजते ही आपकी मर्जियों पर ताला लग जाएगा। आप बेवजह दिल्ली की सड़कों पर नहीं घूम सकेंगे। जी हाँ, दिल्ली में आज रात से शुरू हो रहा है वीकेंड कर्फ्यू। आज से दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। आज रात 10 बजे पब्लिक मूवमेंट्स, तमाम गैर जरूरी पब्लिक मूवमेंट्स आज रात 10 बजे से बंद हो जाएंगे और सोमवार सुबह 5 बजे तक तमाम गैर जरूरी मूवमेंट्स बंद रहेंगे। हालांकि वो तमाम लोग जो एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर एसेंशियल एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि दवाई की दुकानें, राशन की दुकानें, इन संस्थानों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के मूवमेंट पे किसी तरह की रोक नहीं होगी। दिल्ली में ये नौबत क्यों आई, ये किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली में कल कोविड के नए मरीजों की संख्या 15,000 पार कर गई। दिल्ली में कोविड के कल 15,097 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 15% पार कर गई है। कल कोविड से 6 लोगों की मौत भी हुई है। इस आंकड़े की गंभीरता को इस तरह से समझिए, दिल्ली में 8 मई के बाद कल एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले आए।
12 मई के बाद संक्रमण दर सबसे ज्यादा है। 28 दिसंबर के बाद दिल्ली में कोविड के डेली केस में 30 गुना इजाफा हुआ है। अस्पताल जाने वाले मरीजों की संख्या में उछाल आई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोविड के 1091 मरीज कल शाम तक अस्पताल में भर्ती थे। कोविड केस बढ़ेंगे तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी। दूसरी लहर की तरह अस्पतालों में बेड का कोई संकट नहीं हो, इससे निपटने के लिए दिल्ली में इंतजामों को बढ़ाने की कोशिशें तेज हैं। दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल के सामने शहनाई बैंक्वेट हॉल को एक बार फिर से कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। यहाँ 100 बेड की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हुए मामलों में कैसे एक्शन लेना है, उसके लिए फिर से एक बार शहनाई बैंक्वेट जो है उसको कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है। यहाँ 100 बेड्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही बेड्स के साथ में ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो ये सारे बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें सभी वो चीजें हैं जिनकी जरूरत आम तौर पर पड़ती है। पेशेंट्स को दवाइयों की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे वैसे यहाँ पर मेडिसिन का पूरा स्टॉक अवेलेबल है जी। तो डॉक्टर्स और जो स्टाफ है वो कितने नंबर्स में यहाँ पर हैं? जी, डॉक्टर्स हमने हर 25 पेशेंट्स के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। 25 पेशेंट्स पे 1 डॉक्टर, 3 नर्सिंग स्टाफ, 3 पेशेंट केयर स्टाफ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। दिल्ली में पूरा अमला एक्शन में है। जरूरी है दिल्ली वाले भी इसमें पूरा सहयोग दें। कोरोना से लड़ाई सबकी निजी लड़ाई भी है। अमित भारद्वाज, सुशांत मेहरा, मिलन शर्मा के साथ श्रुतिका, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली के बाद अब बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। मुंबई में कोविड का संक्रमण स्वास्थ्य कर्मियों को ही अब अपनी चपेट में तेजी से ले रहा है। कोविड से जंग में अग्रिम मोर्चे पर तैनात चाहे डॉक्टर हो या अन्य स्वास्थ्य कर्मी हो, वो तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। अब बात करें जेजे अस्पताल की या नायर अस्पताल की या साइन अस्पताल की, कई अस्पतालों में बड़ी तादाद में डॉक्टर, नर्सेज और बाकी मेडिकल स्टाफ कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसी खबरें अब लगातार बढ़ रही हैं। यूं तो अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी ही बीमारी की चपेट में आ जाएं तो क्या हो। महाराष्ट्र में ऐसा ही हो रहा है। मुंबई समेत राज्य के कई अस्पतालों में कोविड केस की भरमार हो गई है। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों के एसोसिएशन के मुताबिक सूबे के 356 डॉक्टर अब तक कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें साइन अस्पताल के 98, जेजे अस्पताल के 84, केईएम मुंबई के 70 और नायर अस्पताल के 59 डॉक्टर शामिल हैं। मुंबई में हर रोज कोविड केसेस में भारी बढ़ोतरी हो रही है। गंभीर बात तो यह है कि कई रेजिडेंट डॉक्टर्स मुंबई के कोविड के चपेट में आ गए हैं। आज के दिन भी मुंबई में कोविड पॉजिटिव रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या 300 से ऊपर है। एक रेजिडेंट डॉक्टर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि कई ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनके सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी वो आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब साइन हॉस्पिटल में 98 से ज्यादा, स्टेट रन जेजे हॉस्पिटल में 83 से ज्यादा, केईएम अस्पताल में ही 73 से ज्यादा और नायर अस्पताल में करीब 60 से ज्यादा ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं और हर पल हर घंटे ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अस्पताल के डॉक्टरों में इतनी बड़ी तादाद में संक्रमण पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि कोविड की रफ्तार कितनी तेज है। कोविड के कल शाम के आंकड़ों से भी इसकी पुष्टि होती है। महाराष्ट्र में कल कोविड के 36,265 नए केस आए हैं। अकेले मुंबई में 20,181 केस आए हैं। मुंबई में कोविड से कल 4 मरीजों की मौत हो गई है। माया नगरी में अब कोविड के एक्टिव केस करीब 80,000 पहुंच चुके हैं। इस वजह से अस्पताल के 16% बेड भर चुके हैं। 500 से ज्यादा बिल्डिंगों को सील करना पड़ा है। मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी पिछले साल की तरह ही कोरोना विस्फोट की स्थिति में है। धारावी में 24 घंटे में कोरोना के 107 मामले दर्ज हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पहली और दूसरी लहर में कभी भी एक दिन में इतने ज्यादा केस नहीं आए हैं। रिस्ट्रिक्शंस
आज है उसमें क्या बढ़ोतरी करना चाहिए, जैसा नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज को कुछ हद तक रोकना चाहिए, ऐसा भी एक जो एक मत दिया गया है उसके ऊपर भी एक सोचने का काम निश्चित तौर पर होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह मसलत करके या निश्चित तौर पर जो भी उनसे चर्चा करके आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। मुंबई में कोरोना की घुसपैठ डॉक्टरों तक ही नहीं बल्कि खाकी वर्दी वालों तक भी हो गई है। मुंबई में कल 71 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित पाए गए। इस तरह मुंबई में संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 265 हो गई है। इस संकट को देखते हुए 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। सूत्रों की माने तो अब तक मुंबई पुलिस के करीब 9,500 जवान संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। जिस रफ्तार से महाराष्ट्र में कोविड के केस बढ़े हैं उसकी बड़ी वजह ओमिक्रॉन है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 876 मरीज मिल चुके हैं। गुरुवार को ओमिक्रॉन के 79 नए केस आए जिसमें 57 केस अकेले मुंबई से थे। हालात को देखते हुए बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मुंबई लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। आंकड़े जो अभी है, अगर ये आंकड़े नहीं बढ़ते और हम सब ने अगर कुछ जो चीज़ें हैं अगर हमने उनका पालन किया तो शायद लॉकडाउन की ज़रूरत भी ना पड़े और सामान्य जीवन ये डिस्टर्ब ना हो। यही हमारी प्राथमिकता है क्योंकि इस पर इकॉनमी पर बहुत असर पड़ता है और जैसे अब स्कूल कॉलेज बंद हो गए, बाकी चीज़ें बंद ना हों तो मुझे ऐसा लगता है कि आशा ये करते हैं कि लॉकडाउन की ज़रूरत ना पड़े, निर्बंधों पर ही काम चल जाए। मुंबई कोरोना की पिछली 2 लहरों को देख चुकी है। मुंबई वाले एक और लहर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ जंग को हर मुंबईकर अपनी निजी जंग बना ले। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप मास्क लगातार लगाकर रखिए, अगर बाहर निकल रहे हैं हाथ धोते रहे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत आवश्यक है। आज तक बेमिसाल 20 साल।